नमस्कार, स्वागत और अभिवादन है आपका दिव्य नेत्र विजन पे। क्लास सात का ज्योग्राफी एनसीईआरटी शुरू किए हैं। क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है। जो आप व्यक्ति क्लास 6 का ज्योग्राफी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे कक्षा 6 क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी लिखा होगा प्लेलिस्ट में, उसमें सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। फिलहाल क्लास 7 को शुरू किए हैं और इसका पहला टॉपिक है पर्यावरण ना। परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब घिरा हुआ ना जी, चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र। देखते हैं और समझते हैं क्या है भाई। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, लंबी छुट्टी के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। रवि स्कूल जब गया ना, देखा कि जहाँ पे वो खेलता था, स्कूल के नज़दीक जो प्लेग्राउंड था, वहाँ पे क्या हो गया भाई, खुदाई हो गया है। वही एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ पर था, वह एक के मैदान था खेलने के लिए, और उसमें भी खुदाई हो गया ना। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। लोगों ने बताया कि वहाँ एक फ्लैट बन रहा है जिसमें अनेकों क्या होगी भाई, एक इमारत बन रही है जहाँ पे अनेकों फ्लैट होगा ना। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाली विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। रवि ने जब देखा कि जहाँ पे गेंदे के फूल लगे हुए थे, मुलायम घास की मैदान थी, वहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इमारत बन जाएगा और वो हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। ये बात जब रवि के जहन में आता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। ये पर्यावरण के प्रति प्रेम दिखाया गया है रवि का, समझे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई, मतलब सहपाठी मतलब जो साथ में पढ़ने वाला लड़का बच्चा होगा उसको बताया है, समझे। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। प्रधानाचार्य जो थे उसने भी बताया, देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। जहाँ पे खेल का मैदान था वहाँ पे आज खुदाई होके इमारत बनने लगा है। तो ये बात बताया, समझे। काफी आसान भाषा में समझाया गया है। अगर इसको समझ लेंगे ना, पर्यावरण पारिस्थितिकी, आप मोटा से मोटा बुक भी पढ़ेंगे ना, इसमें भी आपको कोई खास नहीं दिखाया गया। एक बुक है मेरे पास, दिखाते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए। एक बुक है आर राजगोपालन का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है, समझे। इसी भी सेवा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु है बुक। तो इसमें भी जो बताया गया है, आप ये बुक पढ़िए या एनसीईआरटी का बुक पढ़िए। एनसीईआरटी ही लगभग इसमें है, समझे। ये थोड़ा करंट इशू भी डाल देता है, थोड़ा एडवांस तरीका से समझाया जाता है। लेकिन क्लास 7 को जो समझाया है, अगर इसको समझ लेंगे ना, फिर ये बुक मतलब आसान हो जाएगा समझने में। तो चलिए ये समझते हैं। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है। रवि जब सुना था शिक्षक का बात, क्या सुना था भाई, पर्यावरण, देखो पर्यावरण कैसे बदल रहा है। ये सर जी बोले थे ना। तो फिर पर्यावरण क्या होता है रवि को पता नहीं है। तो कक्षा में रवि पूछता है कि पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने क्या बताया, जो कुछ भी आप देखते हो वही तो पर्यावरण है। आपके नजर में जो भी चीज दिखाई दे रहा है वो पर्यावरण है, समझे। तो ये बात शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। ये रवि पूछता है। तो शिक्षक बताता, हाँ। शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको। शिक्षक ने कहा क्या, कि हाँ यही पर्यावरण है, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक ने किया है,
जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। तो ये सब कुछ जो भी दिख रहा है आपके चारों तरफ, कुछ मानव निर्मित है या फिर कोई प्राकृतिक सामान है, यही बात सर बताते हैं। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। दो दो छात्र, एक कार्य देता है, प्रैक्टिकल करवा रहा है, एक कार्य देता है, दो दो छात्र को यूनिट में बांट के, समझे, अपने निकट बैठे सहपाठियों के साथ मिलकर प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। दो दो लड़का बच्चा मिलेगा और क्या बनाएगा भाई, सूची तैयार करेगा कि दो ठो तुम बताओ भाई, दो ठो हम बताएंगे, ऐसे करके सूची तैयार करने लगा। मानव निर्मित कौन सी वस्तु है और प्राकृतिक कौन सी वस्तु है, इसके बारे में। रवि, परमजीत, ये सब नाम दिखाया गया, इसका कोई जरूरी आशा सभी ये सूची बदल रहे हैं, समझे। यहां से देखते हैं, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतें के कारण, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है। पर्यावरण क्यों बदल रहा है, जैसे जैसे जरूरत हमारा बदल रहा है वैसे वैसे पर्यावरण भी बदल रहा है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है हमारी जरूरतें हमारी नहीं बढ़ती है दिन प्रतिदिन। देख रहे हैं पर्यावरण को, यहाँ पे पर्यावरण के घटक को कुछ समझाया गया है, इसको समझते हैं। पर्यावरण के घटक, ये बिंदु को समझते हैं। कुछ प्राकृतिक, कुछ है मानव निर्मित और कुछ मानव ना जी। प्राकृतिक कौन कौन है सर, जल या जलमंडल प्राकृतिक है। क्या जलमंडल का निर्माण आप किए हैं? नहीं, ये प्राकृतिक का देन है। तो जलमंडल प्राकृतिक के अंतर्गत आएगा। वायुमंडल प्राकृतिक के अंतर्गत आएगा। स्थल या स्थल मंडल कहाँ पे आएगा भाई, प्राकृतिक के अंदर। सजीव जिसमें सजीव, जितने भी सजीव हैं, समझे, पादप एवं जंतु कहाँ पे आएगा भाई, प्राकृतिक के अंतर्गत आएगा। मानव निर्मित में इमारत होगा, पार्क होगा। पार्क कौन बनाता है, पार्क एक से एक पार्क कौन बनाया है भाई, मानव ने तो तैयार किया है, भले वहाँ प्राकृतिक चीज होगा। पुल किसने बनाया है, पुल भी मानव बनाया है। सड़क किसने बनाया है, मानव ने बनाया है। स्मारक कहाँ कौन बनाया है, मानव बनाया है। उद्योग मानव क्या बनाए भाई, मानव निर्मित है ये सब। अब मानव के अंतर्गत आएगा राजनीतिक स्थिति, बिहार यहाँ से होगा, झारखंड यहाँ से होगा, उत्तर प्रदेश तेलंगाना यहाँ से होगा। तो ये स्थिति पैदा कौन किया है, सिर्फ मानव ने, समझे। आर्थिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किसने तैयार किया है, मानव ने। शिक्षा, शैक्षिक जो देखा गया है, शिक्षा किसका देन है, मानव का देन है ना जी, शिक्षा। धर्म किसका देन है, मानव का। इसमें कोई है देखे हैं, बकरी, भैंस, भालू, ये सब का कोई धर्म होता है, नहीं होता है। किसी भी एनिमल का कोई धर्म नहीं होता है, समझे। इसको व्यापक रूप से आप नहीं समझिएगा, जितना हम ये समझा रहे हैं कि एनिमल का कोई धर्म नहीं होता, ये मानव के अंतर्गत आएगा, समझे। समुदाय, जो आप मीटिंग करते हैं, एक समुदाय में बंधे हुए हैं, वो भी मानव के अंतर्गत आएगा। परिवार भी मानव के अंतर्गत आएगा। एक व्यक्ति या पूरा परिवार या पूरा गांव का, समाज का सारा व्यक्ति, सभी मानव समुदाय के अंतर्गत आएगा। ये सब बात है, ये समझ में आ गया आपको। इसको जूम आउट कर लेते हैं ना, हाँ चलिए, जूम आउट कर लिए और यहां से समझते हैं पर्यावरण के घटक। कुछ समझे आप, यहाँ पे कुछ दिया है, जीवीय घटक और अजीवीय घटक, इसको समझते हैं ना। समझे क्या है, जीवीय और अजीवीय, ये दो बात है यहाँ पे, आपको समझ में आएगा। सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु जीवीय हो गया, जिसमें जीवन है वो जीवीय है। उसमें पादप भी हो जाएगा, मतलब पेड़ पौधा, और जीव भी हो जाएगा, जितना भी जीव है ये सभी जीवीय के अंतर्गत आएगा। अजीवीय कौन होगा, जिसका में जीवन न है।
सिंपल बात है। निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल, जैसे कुर्सी, जैसे मेज, जैसे ट्राइपॉड, जैसे कैमरा सामने लगा हुआ ये, जैसे ये स्मार्ट बोर्ड है ना, जैसे ट्यूबलाइट सारा लगा हुआ है, जैसे इधर फैन लगा हुआ, ये बुक, ये सब कहाँ पे है भाई? अजीवीय घटक के अंतर्गत आएगा, अजीवीय घटक, समझे। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं, ये सब बात है। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थल, वस्तुएं एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के चारों ओर जो जैविक एवं अजैविक घटक पाया जाता है, जिसमें सजीव भी होगा, निर्जीव भी होगा, वो सभी एक पर्यावरण के अंतर्गत होगा। ये समझ में आया आपको? बस यही तो लिखना है आपके अपने नोट्स में। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों का मिश्रण है ना जी। कुछ मानव बनाया, कुछ प्राकृतिक की देना है। ये बिल्डिंग किसने बनाया? मानव बनाया है। और ये धरती किसने बनाया? प्राकृतिक बनाया है। यही बात है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है, समझे। पृथ्वी पर जितना पाई जाने वाली जैवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां पाई जाती है, समझे। पृथ्वी पर दोनों चीजें पाया जाएगा, जीव अजीव दोनों पाया जाएगा। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, मानवीय पर्यावरण में क्या होगा? मानव की क्रियाएं होगा भाई। मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है मानव में, समझे। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है इससे समझते हैं और ढंग से समझते हैं। नोट्स भी बनाते चलिएगा आप लोग, और जो वीडियो पे जुड़ेंगे लाइक करते चलिएगा। अब वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, काहे कि रोज रोज मिलेगा। 6 to 10 तक एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, 11, 12 भी पढ़ाएंगे, और आपका साथ रहा तो पढ़ाते रहेंगे। हम जीएस में सारा पेपर पढ़ाएंगे और सभी मतलब इधर उधर से भी टीचर दूसरे सब्जेक्ट के लिए हम लाते रहेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। शुरू तो हो चुका है। चलिए देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनते हैं। कौन कौन सा मिलके भाई? भूमि, ये जो धरती है भूमि, जल, ये जो जल है, ये जो वायु है, ये जो पेड़ पौधे हैं, जीव एवं जंतु हैं, सब मानव भी उसमें शामिल हो जाएगा। ये सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। स्थल मंडल पढ़े थे 6वां में। अब पता चला कि क्यों है जरूरी क्लास 6, इसलिए जरूरी है कि वहां पे स्थल मंडल आप पढ़े थे, जल मंडल पढ़े थे, वायुमंडल पढ़े थे, जैव मंडल भी पढ़े थे क्लास 6 के ज्योग्राफी में। तो वो पहले पढ़ लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा, समझे। उसको भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आइए अब हम इसके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके संदर्भ में भाई? पर्यावरण के संदर्भ में। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं भाई। स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, पृथ्वी गोल है सर, पृथ्वी की ऊपरी परत देख रहे हैं, ये जो ऊपरी परत है, परपटी है, भूपरपटी है, इसी ही तो ठोस करते हैं, इसे ही तो स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। किससे बना होता है? यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। चट्टान एवं खनिज से बना है ये स्थल मंडल का ऊपरी भूपरपटी। अब पतली मिट्टी की परत है जिसपे हम कृषि करते हैं, मिट्टी की परत है ना। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। विषम मतलब समधरातल कहेंगे, जो समतल हो, जो समान हो उसे समधरातल कहेंगे।
विषम धरातल किसे कहेंगे? कहीं ऊंचा है तो कहीं बहुत ऊंचा है, कहीं गड्ढा है तो कहीं बहुत गड्ढा है, इसे ही विषम स्थलाकृति कहेंगे। तो वही बात है, कहीं मैदान पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं घाटी है आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। महाद्वीप किसे कहते हैं? धरती वाला भाग जो है वहां पे चट्टान तो देखते हैं, पहाड़, हिमालय पहाड़ देखे सर ना, मुंगेर में जो है पठारी अंग ये देखें, छोटा नागपुर पठार देखे हैं सर झारखंड में, ये सब चीज धरती पे देखते हैं। मालवा पठार देखे हैं भारत में ना, यूराल पर्वत, एंडीज पर्वत ये स्थल में है। आप जानते हैं महाद्वीप में भी, समुद्र में भी ऐसे पर्वत उठा हुआ है बीच में। अब कुछ जो भाग दिखता है समुद्र में, जो पर्वत है जो ऊपर दिखता है उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। अब बाकी जमीन में रहता है वो पर्वत। जैसे मध्य अटलांटिक कटक है, अटलांटिक महासागर के बीचों बीच सबसे लंबी पर्वत इस धरती पे है। एंडीज जो जानते हैं ना वो स्थल पे है, लेकिन अगर पूरा धरती पे सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है तो वो मध्य अटलांटिक कटक है। पूरा अटलांटिक महासागर में एस आकार का बीचों बीच में बहुत लंबी है। रॉकीज और एंडीज दोनों को मिला दिया जाए तो उससे भी बड़ी है मध्य अटलांटिक कटक, समझे? तो ये है, आपको समझ में आ रहा है ना? चीज आ रहा होगा तो कमेंट में बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कुछ नहीं आ रहा होगा वो भी कमेंट कीजिएगा, उसे भी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ये विषम स्थलाकृतियां महासागर में भी पाई जाती है। समझ में आ गया आपको? चलिए देखते हैं भाई, आगे चलते हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चराने के लिए क्या भाई? पशुओं के चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। समझ में आया? स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन देता है, जंगल, कृषि के लिए भूमि, मानव बस्तियों बनाने के लिए, गांव बनाने के लिए जगह, मानव बस्तियां या मानव को कहाँ बसाया जाए ऐसे जगह के लिए भूमि प्रदान करती है, पशुओं को चराने के लिए जगह देती है ना जी, घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। कौन? स्थल मंडल। स्थल मंडल में क्या क्या है भाई? स्थले पे ना सब कुछ है, घर बना सकते हैं, मानव बस्ती बसा सकते हैं, बड़े बड़े शहर बसा सकते हैं, जो भी शहर बसा हुआ है सब तो स्थल मंडल पे है। पशु के लिए चारा भी स्थल मंडल से ही प्राप्त होता है। तो ये सब बात है, समझे? आओ कुछ करके सीखें, अपने आसपास के स्थलों को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। ये सब बात आपके कार्यकलाप में है तो वहां पे देखिएगा। इस पाई चार्ट से समझते हैं चीजें। ये वायुमंडल है, जो हवा है वो क्या है? वायुमंडल। जैव मंडल क्या है सर? जहाँ जीवन जी रहा है, जीव लोग जी रहा है, जैव मंडल के अंतर्गत आएगा। जल मंडल में जल होगा, जल मंडल में क्या होगा? जल होगा। और जैव मंडल में क्या होगा? वायुमंडल में आ जाएगा, स्थल मंडल भी आ जाएगा और जल मंडल भी। तीनों मिलके वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल मिलके जो मंडल बनेगा उसे ही जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल कहते हैं। ये स्थल मंडल है, ये जल मंडल है और ये वायुमंडल है। तीनों से मिलके जो इकोटोन का निर्माण करता है, संक्रमण क्षेत्र का निर्माण करता है, उसे ही तो जैव मंडल कहते हैं। कितना आसान है जैव मंडल ना, तीनों से मिलके बना है। स्थल, जल एवं वायु से मिलके जिस मंडल का निर्माण होता है उसे ही तो जैव मंडल कहते हैं। कितना आसान है, कितना आसान है। जल के क्षेत्र, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। जल मंडल किसे कहते हैं सर? जल के क्षेत्र को, जहां जहां जल है उस क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। सभी प्राणी को क्या चाहिए भाई? जल तो चाहिए ही, पानी तो सबको ही चाहिए। जितना भी जीव इस धरती पे है सभी जीव को पानी चाहिए, जल चाहिए ना सर। गाछों वृक्ष को चाहिए, हाँ भाई गाछ वृक्ष को भी
जल चाहिए ही। जहाँ जल नहीं मिलेगा वहाँ पे गाछ सूख जाती है ना, गाछ वृक्ष सूख जाती है, ये सब बात है, समझे। तो ये जलाशय से मिलकर बनता है क्या, जलमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ जो फैला हुआ है जिसे जिसे हम सांस लेते हैं, हवा तो गई, यही तो वायुमंडल है। तो वायुमंडल से हवा गया है, यही समझे। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह पॉइंट नोट्स में नोट करने लायक है कि पृथ्वी का जो ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना, गुरुत्वाकर्षण बल है ना, जो पृथ्वी अपने ओर खींचती है सभी वस्तु को, वही बल, उसी बल के कारण हवा को भी, इतना इतना जो हवा है ना उसको भी खींच के रखती है अपनी ओर, समझे। तो वही बात यहाँ पे है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन, वायुमंडल, समझे। झुलसाने वाली गर्मी है, अब मान लीजिए हवा चल रहा है, कितना मजा आएगा। तो वही बात है, ये सब हमें क्या देता है भाई, सुकून प्रदान करता है वायु, नहीं तो झुलसाने वाली गर्मी हमें मार देगा। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। किसमें, वायुमंडल में कई प्रकार के गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोर, बहुत सारा गैस, समझे। सबसे ज्यादा कौन गैस है सर, तो नाइट्रोजन है। और गैस का श्रृंखला बताए हैं, पिछले क्लास 6 का ज्योग्राफी में पढ़ा चुके हैं वो सब, समझे। क्लास 6 के ज्योग्राफी में वो कंप्लीट हो चुका है, देख लीजिएगा। वायुमंडल में परिवहन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। वायुमंडल में क्या परिवर्तन होने से, परिवहन बोल दिए, सॉरी, समझे। इतना गर्मी है, क्या क्या हो जाता है क्या भाई, वायुमंडल में परिवर्तन होने से, जो वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है ना, जिस वजह से भी, वो वजह क्या है आगे समझेंगे। परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पादप एवं जीव जंतु, पादप मतलब पौधा, जीव जंतु मतलब हम लोग सब कोई जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैव मंडल एवं जीव जंतु मिलके, पादप मिलके क्या, किस चीज का निर्माण करते हैं, जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जिसमें सभी सजीव लोग रहेंगे ना। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जीवन जीने के लिए संभव बनाते हैं यह जैव मंडल, समझे। परितंत्र क्या है, परितंत्र, इसको समझते हैं। परितंत्र क्या है, एक सेकेंड, परितंत्र क्या है। परितंत्र यहाँ पे दिखाया गया है शब्दावली। परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होते हैं भाई। एक चीज, ऊर्जा का स्थानांतरण, ये बताया गया है परितंत्र में। सभी जीवधारी आपस में मिलके रहेंगे और सभी एक दूसरे पे निर्भर होंगे। जैसे हम लोग अनाज पे निर्भर हैं, जो लोग मीट मछली खाता है तो वो दूसरे जीव पे निर्भर है, तो उस जीव का ऊर्जा दूसरे जीव में ट्रांसफर हो रहा है, वही बताया गया है यहाँ पे। ये सब ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण द्वारा निर्भर होता है, ये आसान भाषा में समझाया गया है। परितंत्र क्या है देखते हैं। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में, एनसीसी कैंप लगा है, रवि का कक्षा, रवि का क्लास है ये, कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा, एक रवि का कक्षा में एनसीसी कैंप लगा है जिसमें एक लड़की है कि लड़का है, आई डोंट नो, जेस्सी नाम है, जेस्सी से तात्पर्य लड़की ही होगा ना, लड़की होगी बेचारी। जेस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। जेस्सी ने क्या कहा भाई,
कितना मूसलाधार वर्षा हो रही भाई, जो हमारा केरल यादव आ गया। इसका तात्पर्य यह है कि केरल में मूसलाधार बारिश होता है ना। तो वही बात, हमारा केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि तुम सबको, जिसको भी तुम सबको, ये एनसीसी कैंप में बता रही सब बच्चा को, तुम सब को आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। कहाँ पे? केरल में लगातार बारिश होती रहती, पर डे बारिश होगा। बारिश के चलते ही केरल में साइलेंट वैली एक जगह है जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाला क्षेत्र है, समझे। सदाबहार वन केरल में पाया जाएगा। यही तो रीजन है कि रोजे रोजे बारिश है। तो वही जस्सी बता रही है ना। तभी जैसलमेर के रहने वाला, एक जैसलमेर का रहने वाला बच्चा है, जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हीरा नाम है जैसलमेर, राजस्थान का एक जिला है जैसलमेर, वहां का रहने वाला एक लड़का है, हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। जैसलमेर में बोला, हीरा बोलता है हमारे यहाँ तो वर्षा हो भी नहीं करता भाई, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है। दूर दूर तक थार मरुस्थल वाला क्षेत्र है, कीकर एवं क्या रेत नजर आती है और बालू नजर आती है, ये हीरा ने कहा। लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। रवि क्या बोलता है? हीरा का बात सुन के रवि बोलता है लेकिन वहां ऊंट तो मिलता है, बारिश भले नहीं होता है, ऊंट तो मिलता है, हमारे यहाँ तो ऊंट नहीं मिलता है। आओ कुछ करके सीखें, ये आप कर लीजिएगा। अपना बुक भी एक बार यहाँ समझ लीजिएगा, अपना बुक से भी पढ़ लीजिएगा एक बार, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा बाबू, पढ़ लेना, अच्छा लगेगा ना। 8 दिन में खत्म हो जाएगा, 8 टॉपिक 9 टॉपिक 8-9 दिन में खत्म है। 1 सप्ताह भी नहीं लगेगा, ये खत्म। 1 सप्ताह नहीं लगा 6 का खत्म, और 1 सप्ताह भी नहीं लगेगा 9th 10th दोनों का 2 सप्ताह में कंप्लीट। तो सोचिए 4 सप्ताह में आपका ज्योग्राफी पूरा है, जिसे आप सब पढ़ते रहे बचपन से, कि बचपन से, जब बचपन मतलब जनरल कंपटीशन में जब घुसे होंगे तब से सोचते होंगे बड़ा एग्जाम का तैयारी करेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। आज रोज सोचते होंगे अब पढ़ेंगे कि कब पढ़ेंगे, और जो लग चुका होगा मेरे साथ उसका एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया होगा 4 सप्ताह में। 6th का तो कंप्लीट हो चुका ना जी। हीरा ने कहा ऊंट तो मिलेंगे ही, तब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेकों कीट भी देखने को मिलेंगे। ऊंट के साथ साथ क्या मिलेगा भाई? सांप, छिपकली एवं अन्य कीट भी मिलेगा। तो अब ये सोचिए मरुस्थल में कौन कौन सा जीव रह रहा है? सांप रह रहा है भाई, छिपके रेंगने वाले जीव सब रह रहे हैं। कहाँ पे? मरुस्थलीय क्षेत्र में। अनेकों कीट भी मिलेगा। किस क्षेत्र में? मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो ये परिस्थिति का निर्माण करेगा, समझे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, रवि को हैरान महसूस होने लगा, ये क्या है भाई? ऊंट भी मिलता है, छिपकली भी मिलता है, सब कुछ। क्लास 7 का बच्चा है ना, अचरज फील करने लगता है। क्लास 6 7 5 का बच्चा को लेकर कहीं जब घूमने जाइएगा तो आपसे इतना क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन का भरमार है। ये क्या है पापा? ये क्या है मामा लगता है मामा? ये क्या है मौसी लगती है तो मौसी। तो ये सब बात पूछते रहता है तो हैरानी फील करेगा ना, ये इतना बड़ा है ताड़ वृक्ष, तो ये सब लगेगा उसको, समझे। तो रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों है? रवि को हैरत फील होने लगा, भाई केरल में कुछ है, राजस्थान में कुछ है, तो ये विभिन्न स्थान पे रहने वाला वनस्पति अलग है, जीव जंतु अलग है। हमारे यहाँ तो ऊँट नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो ऊँट है, बिहार में पाया जाता है नहीं। तो ये सब बात है, भिन्न क्यों है? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? ये जो विभिन्न प्रकार के हैं, कीड़ा मकोड़ा है, सांप छिपकली है, ऊँट है, तो क्या सभी का संबंध एक दूसरे से है कि अकेले अकेले जीवन जी रहा है सब कोई? तो वही शिक्षक ने बताया कि बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक क्या कहता है रवि को? बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा ये जो देख रहे हैं ना अलग अलग जीव, ये एक दूसरे पे निर्भर करते हैं।
सब में बहुत ज्यादा संबंध है, इसलिए एक जीव जब नष्ट होगा ना तो पारिस्थितिकी तिलमिला उड़ता है, हर कंप मच जाता है। इसलिए सब जीव एक दूसरे पे निर्भर है, इसलिए सभी जीव को पृथ्वी पे रहना चाहिए। नहीं तो एक जीव अगर खत्म होगा ना तो पूरा पारिस्थितिकी को उसका भुगतान करना पड़ेगा। ये सब बात है, इसलिए तो जैव संरक्षण अधिनियम लाया गया है ना, ये सब बात है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। सभी पेड़ पौधे जितना भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पे, आसपास का जो पर्यावरण है उस पे आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं, प्राय वे जो है एक दूसरे पे भी आश्रित हैं। हम हैं तो हमारे चारों तरफ जितना भी जीव है उस पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आश्रित है ना सर। तो हमारे इधर एक है कि मान लीजिए आपके जहन में एक ख्याल आता होगा, एक पक्षी है सर, तो हमारा और पंछी का क्या संबंध है? तो भाई तुम बताओ ये कि कीड़ा मकोड़ा, कुछ ऐसा कीड़ा मकोड़ा होगा जिससे मानव के अंतर्गत कोई बीमारी फैला सकता है, और वो कीड़ा मकोड़ा को कौन खा लेगा भाई? कीड़ा को कौन खा लेगा? पक्षी खा लेगा। तो मानव जिसका तबीयत खराब हो सकता था उस कीड़ा से, उसको पक्षी खा लिया, तो कहीं ना कहीं संबंध है ना। ये समझ में आ रहा है चीज? तो वही बात है, समझे। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है भाई। आपसी संबंध जो भी है जीव जंतु का पर्यावरण के अंतर्गत, वही तो एक परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। ये परितंत्र का जो निर्माण होता है, ये आसपास का जो क्षेत्र है आपके अंतर्गत, वो एक परितंत्र है। एक घास स्थल जो है उसका भी एक परितंत्र है, एक तालाब का एक परितंत्र है, झील का भी एक परितंत्र है। तो अलग अलग जगह अलग अलग परितंत्र का निर्माण हो जाता है। अब दो परितंत्र एक जगह मिलेगा, जैसे स्थल मंडल और जैव मंडल, स्थल मंडल और जल मंडल दोनों मिलेगा इस क्षेत्र में। मान लीजिए ये झील है, ये नदी है, ये झील है, ये नदी है, ये दोनों इस जगह मिल रहा है, यहाँ पे इकोटोन ऐसा क्षेत्र कहलाता है। इकोटोन ने जी संक्रमण स्थल, ये संक्रमित होगा। जैसे दो पारिस्थितिकी परितंत्र का मिल के एक तीसरा परितंत्र का निर्माण होता है। यहाँ पे दोनों प्रकार का जीव पाया जाता है। मान लीजिए ये खारे पानी का है, ये मीठे पानी का है, तो ऐसा स्थिति में तो यहाँ पे जो जीव पाया जाएगा यह तीसरा प्रकार का हो जाएगा ना। दोनों जगह जो जी सकता है वही है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनाता था? क्या आपको पता था कि जहाँ पे खुदाई हो गया उस ग्राउंड में जहाँ पे खुदाई हो गया वहाँ पे भी एक परितंत्र था? हाँ बिल्कुल था, वहाँ पे भी एक परितंत्र था। समझे? बहुत बड़ा टॉपिक हो क्या भाई, देख लेते हैं कितना। हाँ खत्म हो चुका है, थोड़ा सा है इसको। क्या है? मानवीय पर्यावरण। क्या है भाई? मानवीय पर्यावरण क्या है? मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारिस्थितिकी, क्या है? पारस्परिक है, पारिस्थितिकी नहीं, पारस्परिक। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक कार्य करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। पर्यावरण में रहबो करता है मानव, समझे, पारस्परिक कार्य करता है, लेकिन कार्य के साथ साथ आवश्यकता अनुसार इसका माहौल चेंज कर देता है। वही बात है, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। मान लीजिए गर्मी के दिन है तो एसी लगा लेगा, आवश्यकता है चेंज कर लिया। कपड़ा धोने वाला मशीन ला लिया भाई, क्या बोलते वॉशिंग मशीन। तो ये आवश्यकता के अनुसार बदलता है, इसका दुष्परिणाम होता है, वो समझेंगे इसी बुक में कहीं ना कहीं समझेंगे, देखेंगे। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्राकृतिक के अनुरूप बना लिया था। प्रारंभिक जो मानव था पहले, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले, वो प्राकृतिक में, आज भी देखेंगे कुछ ट्राइब लोग, जनजातीय लोग प्राकृतिक पे निर्भर है, प्राकृतिक से ही उत्पन्न पदार्थ खाते हैं और वहीं पे जंगले में रहना, जंगले में सोना ना जी, बने में रहेगा, बने में खाए पिएगा ना। उसको मानवीय गतिविधि, ट्रेन, बस, मोबाइल, ये सबसे ज्यादा मतलब नहीं है, समझे।
तो मोबाइल से तो दूरी बढ़ा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका लाभ भी है, समझे। दूरी बढ़ा देता है। देखते हैं आजकल सभी के घर में, हमारा घर भी इससे अछूता नहीं है, सब अपना अपना मोबाइल पे बिजी है, अपने अपने रूम में एडजस्ट है। पहले जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, एक जगह बैठ के सब कोई मिल के बात करते थे। और ये 10 साल 8-10 साल का फर्क है, 10-12 साल हो गया। 2004-05 में सब कुछ ठीक था ना। 6-7 के बाद थोड़ा थोड़ा बदला। जब ये आ गया ना 12-13 में ये जो स्मार्टफोन का समय आया और क्रांति आ गया स्मार्टफोन में, पूरा विश्व में आया, ये भारत ही नहीं पूरा विश्व में आया। इसके बाद सब कुछ बदलते गया और मानव को कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया है। और मतलब इससे लाभ भी है, इसका हानि भी है, लेकिन फिलहाल लाभ के बारे में सोचेंगे, हानि को बाद में सोचेंगे ना। यही बात है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्राकृतिक के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था, प्रारंभिक जीवन सरल था, पूरा सरल, ज्यादा नोचो नहीं था। सबके दिमाग में नोचो मतलब भी होगा भाई, ज्यादा मतलब नहीं था, कुछ खास चाहिए भी नहीं था, जरूरत भी कम था। आज के मानव का जरूरत क्या भाई, बाइक चाहिए, आपको भी मोबाइल चाहिए, कार चाहिए, बस चाहिए, ट्रेन चाहिए। उसमें प्राकृतिक से जुड़ा, ज्यादा दूर भी नहीं जाना है, पास पड़ोस जाना तो पैदल चलती है, साइकिल भी नहीं चाहिए, हुआ भी नहीं करता था, होता भी नहीं था उस समय ऐसा चीज। तो प्राकृतिक से जुड़ गया था, बैलगाड़ी पे चलता था, जितना दूर जाना है थोड़ा बहुत काम करना है, हो गया काम खत्म, समझे। पूरा जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। जितना भी प्राकृतिक से, मीठा के लिए मध चाहिए तो मधुमक्खी छत्ता से मध निकाल लिया, शहद निकाल लिया। या तो गन्ना उपजा रहा था, गन्ना से चीनी बना लिया खुद से। गुड़ रखता था, गुड़ शक्कर जिसे कहते हैं, चीनी हो गया शक्कर, गुड़ जो लाल वाला होता है ना जी, तो शक्कर गुड़ रखता था मीठा के लिए। उसके बाद खाने के लिए खेत में जो अनाज हुआ, जिसके पास कृषि कार्य के लिए भूमि नहीं है, दूसरे के भूमि से ले लिया। और अगर आपके घर में चावल है, दूसरे घर में आटा है, तो वस्तु विनिमय की प्रणाली थी। आप चावल दे दीजिए 1 किलो, 1 किलो आटा दे देगा। काफी आसान जीवन हुआ करता था प्रारंभिक मानव का, समझे। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, बहुत प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ते गया। आज के डेट में एक से एक आवश्यकता है, तो जितना भी चीज होते जा रहा है मानव के पास, फिर भी लग रहा है कम है। ये भाग दौड़ की जिंदगी है। से मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए हैं। मानव ने पर्यावरण का कैसे उपयोग किया जाए, उसमें कैसे परिवर्तन करके कई तरीके सीखे, परिवर्तन करने का कैसे तरीका सीखा है। उसने क्या है, उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं अस्थाई जीवन जीना सीख लिया है। फसल उगाना सीख लिया मानव ने, अस्थाई जीवन जीना सीख लिया है, पशुपालन करना सीख लिया है। ये आधुनिक मानव के बारे में बता रहा है। पहिए का आविष्कार हुआ, पहिया का जब आविष्कार हुआ होगा, अचरज बात है, आपको लगता होगा कि पहिया तो गोल होता है, ये तो हमारे घर में बच्चा बुजुर्ग पहिया बना लेता है। जब प्रारंभिक के समय में पहली बार पहिया बना होगा, जिस तरह आज देख रहे हैं ना राफेल बनाया कोई, तो इससे भी बड़ा उस समय ये आविष्कार माना जाता होगा पहिया का। पहिया पे चल के पहिया से लंबी यात्रा कर पाएंगे, ऐसा उस समय का आविष्कार, बहुत बड़ा ये आविष्कार हुआ होगा जब पहिया का भी आविष्कार हुआ था। पहिया का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, आवश्यकता जितना है उससे अधिक अन्न भी उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास मतलब एक वस्तु मेरे पास है और दूसरा वस्तु दूसरा, मतलब मान लीजिए मेरे पास क्या भाई 1 किलो आटा, तुम्हारे पास क्या है 1 किलो चावल। हमको भात खाने का मन है तो कैसे करेंगे भाई, तो हम आटा दे देंगे तेरा, 1 किलो चावल ले लेंगे तुमसे। तो यही बात है, सिंपल सा बात है। वही प्रणाली वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है, समझे। व्यापार प्रारंभ हुआ, व्यापार बाद में प्रारंभ, इसी के चलते फिर व्यापार होगा, व्यापार प्रारंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। औद्योगिक क्रांति से, जब औद्योगिक क्रांति यूरोप में आता है, उसके बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया।
परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, मतलब फास्ट हो गया, द्रुत मतलब फास्ट होना, समझे। सहज मतलब आसान और फास्ट हो गया सब कुछ। उस समय क्या भाई, चिट्ठी भेजते थे, 3 दिन बाद पहुंचता था कहीं और, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद। अभी तो वीडियो कॉलिंग कर देते हैं हम लोग ना, वीडियो। अभी पढ़ा रहा है मास्टर यहाँ पे, आप लोग अपने घर में बैठ के अपने बेड पे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब ये सब साधन नहीं था, ये सब फास्ट इतना नहीं था, तो उसमें क्या था भाई, आपको ऑफलाइन के लिए क्लास आना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा है नहीं, आप अपने बेड पे ही रूम में पैक हो जाइए एक बार, उसके बाद सिर्फ एग्जाम देने के लिए निकलिए ना, एग्जाम देने के लिए निकलिए, क्योंकि सब कुछ आपके मोबाइल में अवेलेबल है, क्यों बाहर जाना ना। ये सब बात है, ये सब कुछ सहज और द्रुत हो गया है, मतलब फास्ट हो गया है, समझे। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी से रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? गर्मी के समय में तरबूज काहे पसंद करते हैं और ठंडी के समय मूंगफली भुना हुआ काहे पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए, समझे। अब मान लीजिए तरबूज काहे खाते हैं भाई, तरबूज उसी समय में होगा जब पूरा धरती पे नहीं, पूरी धरती पे नहीं, जब गर्मी बढ़ेगा, पूरा गर्मी का माहौल है, बारिश नहीं हो रही है, प्रकृति में सब फसल नष्ट हो गया है, उस समय कोई फसल नहीं होगा, तो प्रकृति एक फसल बनाया है और उसमें पानी की कमी है पूरा धरती पे नहीं, जहाँ पे वो मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो प्रकृति उस जगह पे ऐसे फसल बना दिया है, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, जिसे जायद फसल हम लोग कहते हैं। तो वहाँ पे गर्मी के दिन में खाने के लिए जो फसल, वो फसल इसलिए दिया है कि उसमें पानी संजोए रखे ना जी, और उस फसल को खाएंगे तो पानी हमारे शरीर में मिल जाएगा, जल की प्राप्ति होगा। ये सब बात है, काफी आसान टॉपिक था, और ये पर्यावरण परिस्थिति आसान भाषा में समझेंगे। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, लड़की है हाँ। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, नूरी, नाम क्या है उसका, नूरी नाम है, समझे। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है, अपने स्थान मतलब मिजोरम की हरियाली की बात करते रहती है। ये कौन, ये बेचारी नूरी अपने कक्षा में रवि को बताती रहती है कि मेरे वहां तो बहुत सारा हरियाली है। तो यह जो बात बताती है, इसका तात्पर्य है कि मणिपुर में हरियाली तो काफी होगा जी, मिजोरम मणिपुर सब क्षेत्र में, तो वो हरियाली अगर बता रही तो वहां पे हरियाली होगा, समझे। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम को कहा कि आने वाली छुट्टी जब रवि होगा ना स्कूल में, तो तुम मिजोरम आओ, कहाँ पे, मेरे घर पे, और वहाँ देखना कितना हरा भरा है। मिजोरम मणिपुर सबका क्षेत्र, ये सब त्रिपुरा जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, वहाँ पे बारिश भी लगभग होती रहती है, तो उस कारण वहाँ पे हरियाली छाई रहती है। पर्वतीय क्षेत्र भी, मौसम भी ठंडा होगा, समझे। पर्वतीय क्षेत्र है, तापमान कम होगा ऑब्वियसली पर्वतीय क्षेत्र में। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां की भूदृश्य, घरों एवं लोगों की क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाए। वहां जाइए, छुट्टी पे अपना घर जाइए। केरल की एक लड़की थी ना, एक राजस्थान का लड़का था, एक लड़की कहाँ की है, नूरी मिजोरम की है। तो सब अपने अपने घर पे जाइएगा छुट्टी में, तो वहां पे जो भी जीव रहता है उसका सूची बना के लाइएगा, आस पास पड़ोस का सब कुछ का क्रियाकलाप के अंतर्गत दिया है। भूदृश्य बना के लाइए, भूमि का जो दृश्य है उसको क्या कीजिए, बना के लाइए। ये सब कहा गया है। चलिए खत्म हो गया, पहला टॉपिक पर्यावरण था, ये खत्म हो गया। अगला टॉपिक क्या है भाई, अगला टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर, समझे, हमारी पृथ्वी के अंदर को समझेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी बजा दीजिएगा, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबको पता है ये सब बात, लेकिन बताना पड़ता है, बच्चा थोड़ा आलसी होता है ना, और मास्टर भाई ऐसे बोलता है ना। चलिए देखते हैं